नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने ये मुद्दा बार बार लेकर आए और इसलिए लेकर आ रहे हैं कि इस पाकिस्तान का जो हमारे देश के तमाम ऐसे वीरों को हुतात्मा बना रहा है जिनको जीने का अधिकार है, ऐसे गंदी हरकतें कर रहे हैं जो कि कोई भी देश सामान्यता शत्रु के साथ ऐसी चीजें नहीं करता है। ना मानवता का कोई दृष्टिकोण है, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भय है, बस अंधाधुंध नंगा नाच पाकिस्तान का लगातार जारी। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, आज चौथा एपिसोड इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटाओ और देश के लिए हमेशा का ये जो छद्म धर्म युद्ध चल रहा है इसको खत्म करो। इस विषय पर हमेशा की तरह आप भी विदाउट एडिट सीधे लाइव फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात और प्रतिक्रिया लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखें। पूरे देश में आज पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। सैनिकों के साथ हुई बर्बरता पर देशवासी पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शहीदों के परिजन सरकार से शहीदों की कुर्बानी जाया न जाने की अपील कर रहे हैं। जी हां, पूरे देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। पाकिस्तान की करतूतें अब नागवार हो गई हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान पहले ही कह चुके हैं कि हम 1000 साल लड़ने के बाद भी कश्मीर को हासिल कर पाए तो ये हमारी जीत होगी। कश्मीर को हासिल करने के लिए हर रोज पाकिस्तान नए षड्यंत्र करता रहता है। कश्मीर को जिहादियों का गढ़ बनाने के लिए कश्मीर में सालों से आतंकी भेजे जा रहे हैं। भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन चल रहे हैं। ये आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना के अंडर काम कर रहे हैं। भारत में आतंकी हमला करने के लिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकियों के शिविर चला रही है पाकिस्तानी सेना। इन्हीं शिविरों में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ तैयार करती है। यही आतंकी आए दिन पाकिस्तानी सेना की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला करते हैं। लेकिन अब देशवासी पाकिस्तान की करतूतों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देशवासियों का कहना है कि हम इतनी बड़ी सेना और आधुनिक हथियार क्यों रखे हुए हैं? क्या दुनिया की तीसरी बड़ी सेना अपने सैनिकों की हत्या पर चुप रहने के लिए है? क्या देश के आधुनिक लड़ाकू विमान और मिसाइल्स केवल शोपीस हैं? क्या देश के जवानों के साहस का कोई मोल नहीं है? क्या देश के सैनिक सिर्फ शहीद होने के लिए ही हैं? या फिर हम शहीदों के अपमान को ऐसे ही सहन करते रहेंगे? क्या देश की जनता के गुस्से के कोई मायने नहीं है? क्या देश की जनता अपनी चुनी हुई सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग नहीं कर सकती? क्या देश के जवानों और उनके परिवार वालों का दुख सरकार को नहीं दिखाई देता? अगर सरकार ने अब भी समय रहते कोई कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में देशवासियों का गुस्सा सरकार को भी झेलना पड़ सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 विशेष अतिथि इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ है पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका स्वागत है। बख्शी जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस पूरे शो में जुड़े रहेंगे। हमारे साथ है ब्रिगेडियर आरपी सिंह जी और ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। आप तीनों का मैं स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं प्रफुल्ल बख्शी जी से। बख्शी जी, आखिर पाकिस्तान की समस्या को कब तक झेलते रहेंगे हम? देखिए, पाकिस्तान की समस्या को हम झेलते आए हैं कितने सालों से, और अगर इसी तरीके से हमारा रवैया रहा और हमारी सोच रही तो मेरे ख्याल में आप इसको झेलते ही रहेंगे। आप तब तक इसको झेलना बंद नहीं करेंगे जब आप अपनी बेसिक सोच को नहीं चेंज करेंगे, अपनी बेसिक नीतियों को नहीं चेंज करेंगे। नीति से मतलब है आप अपनी बेसिक डॉक्ट्रीन एंड पॉलिसी, आपकी डॉक्ट्रीन आपको पता होना चाहिए। हैरानगी होगी, डिफेंस सिक्योरिटी नेशनल डॉक्ट्रीन 1997 में लिखी थी आर्मी नेवी एयरफोर्स की। मतलब 1947 से 1997 तक कोई डॉक्ट्रीन नहीं थी। जब डॉक्ट्रीन ही आपकी गलत है, पॉलिसियां ही आपकी गलत है या नदारद हैं,
तो आपको क्या करेंगे? अब आप कहते हैं अपने जवानों को, देखिए हम हमला नहीं पहले करेंगे, जब आप पे हमला होगा, आपके कुछ चंद सिपाही शहादत को प्राप्त होंगे, फिर आप हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। और जवाबी कार्रवाई क्या करेंगे साहब? आप अपनी फौज को रोक के रखते हैं, आपको यह डर रहता है। आपके यहाँ के टीवी एंकर्स भी कहते हैं टेलीविजन में कि पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये चूड़ी पहनने वाले आदमियों की बातें हैं। आपको मैं ये बता दूं, हमको अब एकदम से जब तक अपनी नीति नहीं बदलते और अपने सिपाहियों को, अपनी फौज को कहते हैं आप अपना काम जारी रखिए, आप पाकिस्तान की आर्मी को कंट्रोल रखिए। हमको यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है या पाकिस्तान की आर्मी। सब खिलाफ है, सब खिलाफ है, आर्मी खिलाफ है, जनता खिलाफ है, आतंकवादी खिलाफ है, वहां के कटमुल्ले खिलाफ है। ऐसा कोई नहीं है पाकिस्तान में जो हमारे पक्ष में हो सकता है। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं पाकिस्तान के जो लोगों को कोई परवाह नहीं है, ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, वो उनको तो तिजारत चाहिए। ये पाकिस्तान की आर्मी का काम है। जब तक हमको ये नहीं पूरा अवगत हो जाएगा कि पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिसी है ये, और वो नहीं चाहती, वो इसलिए नहीं चाहती, पाकिस्तान की 85% जो बिजनेस है आर्मी कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल, जहां आर्मी के हाथ से बात निकल गई वहां उनकी बिजनेस चली गई। ये तिजारत की बात है, पैसे की बात है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पैसे भी पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों को मिलते हैं। आरपी सिंह जी, आज आपने जनसंसद के दौरान जो बात कही थी, बिंदास के थ्रू भी मैं चाहूंगा कि ये बात पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब फौज का ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं हमारे लिए। हमारे पास और भी तरीके हैं, कोर्ट तरीके हैं। आपके पहले प्रोग्राम में मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सांप को रिकॉयल करने के लिए उसकी पूंछ को दबा दीजिए, वो रिकॉयल करेगा। और उसको मारने के लिए उसके मुंडी के 4 इंच पीछे लकड़ी रख के उसको काट दीजिए, कटा जाता है। हर एक कमांडो को, हर एक आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। हमें सबको ट्रेनिंग है, हमारे पास सब नो हाउ है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देश में इस प्रकार की नीतियां क्यों नहीं बनाई जाती कि हम जिस प्रकार से वो हमें ब्लीड करा 1000 टाइम पे 1000 वुंड्स के साथ, हम क्यों नहीं 1 लाख वुंड दे सकते। और पाकिस्तान के अंदर तो हर चप्पे चप्पे पे आज बगावत करने के लिए तैयार हैं। बलूची तैयार हैं, सिंधी तैयार हैं, पख्तूनी तैयार हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर तैयारी है, पीओके के अंदर तैयारी है। कोई भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि आर्मी से उनकी कोई भी जनता खुश नहीं, सिवाय पंजाबियों के, क्योंकि पंजाबियों ने ही आर्मी को कंट्रोल पंजाबी का है वहाँ पर, और इसी प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स का। और सरकार भी, मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं वो भी पंजाबी हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर उठा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान को तोड़ने के रणनीति पर मिश्रा जी, आप भी हमेशा ये तोड़ने वाले नीति पे रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की जो नीति है वो तो यही है कि हिंदुस्तान को किस तरीके से इंगेज रखें, जिससे कि वहाँ के आर्मी वहाँ पर यह कहती रहे कि हिंदुस्तान के लोग, अगर आर्मी पाकिस्तान में नहीं होगी, या पाकिस्तान की आर्मी कहती है अगर पाकिस्तान में आर्मी नहीं होगी तो हिंदुस्तान एक भेड़िया है, पाकिस्तान को खा जाएगा। ये उनका एक प्लान है। और उसमें हम लोगों ने तोड़ा उसको 1971 में। लेकिन जब तक पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एक बार फिर नहीं टूटेगा, तब तक ये हरकतें जारी रहेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि इस पर मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच हो। मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच में डिप्लोमेसी से लेकर के और तिजारत तक सभी बातें शामिल हों, वाटर ट्रीटी से लेकर के और माउंटेन ट्रीटी तक सभी बातें शामिल हों। एक भरोसा नाम की चीज होती है, विश्वास नाम की चीज होती है। ये तो रूम में कुछ बोलेगा, बाहर जाके कुछ और बोलता है। देखिए, यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी कि हम पाकिस्तान के किसी बात पर एतबार करें। एतबार तो करना ही नहीं है, क्योंकि यह पाकिस्तान ने सिर्फ हमारे साथ नहीं, उन्होंने बलूचों के साथ, राजा बुक्ती के साथ क्या किया, और उन्होंने सिंध में क्या जनता के साथ किया, अपने देश में भी यही किया। और उनके यहाँ कोई भरोसे वाली चीज, नाम ही भरोसा वहाँ वर्ड नहीं है डिक्शनरी में, और इसलिए उस पर नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की जो आवश्यकता ये है कि उनको हर हफ्ते बैड टाइप एक्शन उनके खिलाफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जहाँ पर बॉर्डर जहाँ पर मार्क्ड है, वहाँ पर भी हर हफ्ते उनको बैड टाइप एक्शन के खिलाफ हो, क्योंकि वो तभी याद करेंगे जब हर हफ्ते लाश उनके यहाँ पहुँचेगी। और ज़रूरी है कि उस लाश को हम अपने यहाँ न लाएं,
वहीं छोड़ें, जिससे उनको याद आता रहे दफनाने के टाइम पर कि वो भी दफनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, हम कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बिंदास बोल में हमेशा कि हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, यहाँ की देश की जनता क्या कहती है, ये भी इस देश की सरकार को और पाकिस्तान को भी पता चले। आखिर ये पाकिस्तान जिसकी पूंछ भी आप चित्र में देख रहे हैं, इसका चेहरा और पूरा नक्शा भी कुत्ते जैसा, लेकिन कुत्ता तो एक ईमानदार प्राणी है, लेकिन इसका पूंछ का उदाहरण हम यहां पर देना चाहते हैं कि आप इसको भले ही कितना भी प्रेम करो, इसके साथ व्यापार करो, इससे हाथ मिलाओ, इसको गले मिलाओ, इसको मक्खन लगाओ, कुछ भी करो, या इसको दम दबाकर अगर उसको पूंछ को पाइप में भी डाल के रखो तो पाइप निकालोगे, दुम फिर सीधी होगी। और इसलिए इसकी दुम काटना, इसको विभिन्न हिस्सों में, जो कि अभी ये तीनों नायक हमारे बता रहे थे, जो सेना के भारत माता के जवान हैं, ऐसे भारत माता के लाल जो हिंदुस्तान पर अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, सीमा पर लड़े, काम किया, आज भी अगर सीमा पर जाने के लिए जरूरत पड़ती है तो ये लोग तैयार है। ऐसे लोग जो बातें सोचते हैं, बोलते हैं, करना चाहते हैं, वो आखिर क्यों नहीं हो रही है, इस पर हमारा मंथन है, देशवासियों का भी इनपुट लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? मेरे को ये कहना है कि अभी जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पहले तो अपने यहाँ गद्दार लोग है भारत में, जिसको भी आपको पता है कि हुर्रियत नेता भी ये आतंकवादी का ही काम करता है और आतंकवादी को सपोर्ट करता है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ता है अभी भारत में? बिल्कुल, धन्यवाद। बख्शी जी के पास चलते हैं। बख्शी जी, सीमा के उधर का पाकिस्तान एक हिस्सा है जिसकी समस्या और अंदर भी है। बिल्कुल अंदर हैं और आपको कश्मीर में दिखाई देते हैं। आप बताइए, मैं कल एक काला झंडा, पाकिस्तानी झंडा विजय चौक पे लहराता हूं, मेरा क्या हादसा होगा? मेरे को जिंदा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तानी के कितने लोग पाकिस्तानी झंडे दिखाते हैं, भारतीय झंडे को आप करते हैं और आप असहाय रहते हैं। आपकी दुगली नीति क्यों है? कश्मीर के खिलाफ एक नीति है, बाकी हिंदुस्तान के खिलाफ एक नीति है। ये इंटरनल वीकनेस है इंडियन गवर्नमेंट की, चाहे कोई सी थी, वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी जब तक आप इन लोगों को एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं देंगे, उनको सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट नहीं डिक्लेयर करेंगे, तब तक वो इस तरीके से करते रहेंगे। तो जो हमारे अभी दोस्त बोल रहे थे वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि हम उनको क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारी जो नीति है वो डरपोक नीति है। हम डरते हैं कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो हमें को ये प्रॉब्लम बड़ी भारी आ रही है। मतलब आपका इलेक्शन आपकी देश से आगे बढ़कर है, कहने का मतलब है आपका ऑफिस का ओहदा आपकी अपनी माँ से आगे है, कहने का ये है इसका विश्लेषण। तो ये हमारी बहुत गलत नीति है हिंदुस्तान की, जिसको हम दूर कर सकते हैं। और कश्मीर में ये जितने आपके जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको डिक्लेयर करिए एनिमी ऑफ द स्टेट। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह तक ने कहा था कि आतंकवादी हमारा एनिमी नंबर 1 है। एनिमी नंबर 1 का क्या हर्षा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये कहते हैं नहीं हमारे पथभ्रष्ट बालक है, ये हमारे सगे संबंधी हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे कश्मीर में, ऐसी बात करते हैं। गीता में भी यही लिखा है, आपका दुश्मन है, चाहे आपका फादर हो चाहे बेटा हो। जब वो देश के खिलाफ है आपको कार्रवाई करनी है, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था। हमारे को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है इस बात को फॉलो करने की? बिल्कुल। आरपी सिंह जी, जो बात ये कह रहे हैं कि आप उनको डिक्लेयर कर दो ये देश के खिलाफ है, धर्म या ये देशद्रोही है, देशद्रोही कहने के बाद तो कश्मीर में पुरस्कार मिलता है, उसका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा है, ये कोई स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि 1989-90 में बटालियन कमांडर था JNK में, कुपवाड़ा सेक्टर में। उस टाइम पे तो स्थिति ये हो गई थी कि 4 अप्रैल 1990 को उन्होंने आज़ादी डे डिक्लेयर कर दिया था। पाकिस्तान के लिए 7 घड़ी टाइम मिला ली थी, अपने टाइम मिला लिया था पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के साथ। हर एक मकान के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लग गए थे और हमने स्थिति को बाकायदा कंट्रोल किया। स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, मगर उसमें विल पावर उस टाइम पे मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर थी। वो विल पावर लाने की ज़रूरत है हमें। जितने भी लोग हैं, जैसे बख्शी साहब ने भी कहा है, उनको टैकल करना है। उनको बिल्कुल, मैं पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया है कि सब जितने भी लीडर्स हैं उनको अंदर कीजिए, उनकी सारी फैसिलिटी विड्रॉ कीजिए। जितने भी फैमिलीज़ हैं आतंकवादियों की, उनके कोई भी काम जो सरकारी काम पे उसको नौकरी से निकालिए, उनका बिजली पानी काटिए, उनको बाइकआउट कीजिए, अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। या तो आतंकवादी कोई बन गया तो ये कहते कि वो बेचारा बच्चा रास्ता भटक गया, उसके घर पे पुलिस वाला सिक्योरिटी पे लगा देते हैं। हीरो बन जाते हो, परिवार उनके हीरो हैं। आजकल वो जो वानी का फादर है, बुरहान वानी का फादर आजकल हीरो है कश्मीर के अंदर, उसकी बड़ी पूजा होती है।
और सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसको प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी के, उसको हाथ न लगा दे कोई। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है ना कि चोर को भी हम रखवाली करें और अपने दुश्मन की भी रखवाली करें, ये तो गलत चीज़ है, इसका अंत होना चाहिए। बिल्कुल। मिश्रा जी, आखिर ये सब चीजें कब बदलेगी? आपका प्रश्न, ये सब चीज़ें कब बदली होगी? ये तभी बदली होगी जबकि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। जब पाकिस्तान में वो सामर्थ्य नहीं रहेगा कि ये सब चीज़ें करें। बेशक पंजाब और सिंध मिला के या खैबर पख्तूनख्वा वो मिला के, बलूचिस्तान अलग करके या सिंध को तोड़ के, या जो भी गुलाम कश्मीर है और जो भी, लेकिन जब तक पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान एक बार नहीं और टूटेगा तब तक यह जारी रहेगा। मैं एक और एंगल देना चाहता हूँ। हाँ बताइए। हम लोग जमहूरियत में हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। जब मैं 1955 में पॉलिटिक्स पढ़ने लगा ग्रेजुएशन में, तो वहाँ पर यह कहा गया कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हमारे देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं। अगर आज एक सेंसस, आज एक ओपिनियन पोल किया जाए तो 125 करोड़ में से 124.5 करोड़ लोग ये कहेंगे कि जो कश्मीरी कर रहे हैं गलत है, जो कश्मीरी कर रहे हैं यह भारत के खिलाफ है, जो कश्मीरी कर रहे हैं यह हमारे 124.5 करोड़ लोगों के पैसे का बेकार यूज कर रहे हैं, यह 124.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, यह 24.5 करोड़ लोगों के ये भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो 124.5 करोड़ लोगों की भी बात, उनकी भी इज्जत, ये कहीं ना कहीं तो पता होना चाहिए। और आपको यही कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ और उसके लिए पाकिस्तान को तोड़ो, विनाश करो, जो भी करना है पाकिस्तान समस्या का हमेशा के लिए निस्त नाबूद करो। अगले कॉलर के पास चलते, कॉलर की बात सुनते, उसके बाद कुछ और आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ बोलिए। जी हाँ, मैं भागीरथ बेनीवाल बोल रहा हूँ, राजस्थान पीरेजुआ गांव से। मैं कह रहा हूँ कि जितना मैंडेट मोदी जी को इस बार दिया है देश ने, वो किसी सरकार को आज तक न मिला है, न मिलेगा। शायद ये आज चूक गए तो कभी इसको जनता माफ नहीं करेगी मोदी जी को। बिल्कुल, और यही बात मोदी जी तो समझ रहे ही होंगे। बीडी मिश्रा जी, आप भाजपा के साथ भी जुड़े रहे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप भले आप उपस्थित हो, इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे? देखिए, मैं भाजपा का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, न तो भाजपा की मैं फिलॉसफी को टेलीविजन पर प्रत्याशित करता हूं, इसलिए मैं उस एंगल से कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, वो ये कहूँगा कि मैं सोल्जर था, 36 साल तक मैं था और 22 साल मुझे रिटायर हुए हुआ। मैंने एक बात ज़रूर देखी है कि जो भी आदमी आपके खिलाफ गन उठाता है वो आपका दुश्मन है, और अगर उसको उसकी शक्ति के से ज़्यादा जवाब नहीं देंगे तो आपको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। और ये पाकिस्तान आजमा रहा है। अगर पाकिस्तान की जितनी भी रिटेलिएटरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ का उससे ज़्यादा जवाब नहीं दिया जाएगा, और वो सेना के द्वारा, सैन्य बल के द्वारा, और बॉर्डर पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो पाकिस्तान ये हरकतें करता रहेगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि एक बड़ी एक कॉन्टेजस डिजीज़ है और यह डिजीज़ एक्सपेंड होती जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसका एक ऐसा इलाज किया जाए कि पाकिस्तान फिर सर न उठा सके। बिल्कुल, स्थायी इलाज हो। आरपी सिंह जी, जो कई फैक्टर है इस पूरे मैटर में, क्या केवल सैन्य कार्रवाई एक विषय है या सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें की जा सकती हैं? सैन्य कार्रवाई से सस्ता बहुत ही हमारे पास एक इलाज है, जो कि पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे कर रहा है उसी को दोहराया जाए। बलूचिस्तान आज अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान कभी भारत, उसका पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं था, वो तो भारत का हिस्सा था। 27 मार्च 1948 को जब भारत ने ना कर दिया, बोल दिया कि हमें बलूचिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, तब वहाँ के खान ऑफ कलात ने डिक्लेयर किया कि ठीक है हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि बाय देन पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे जाके कब्जा कर चुकी थी। तो गन के पॉइंट पर उसको साइन करवाया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का उल्लेख किया तो इंटरनेशनली इतना सपोर्ट मिला, बहुत वाहवाही हुई, उन्होंने भी धन्यवाद किया, उस मोमेंट को भी तारीफ मिली। लेकिन
उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार बलूचिस्तान में और बढ़ गए। नहीं, मगर कारण ये है ना कि हमारी तो बातचीत ही हुई ना, ऊपर से उनको लोपापोची कर दी हमने, एक्शन तो हुआ नहीं। जब तक हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उनकी वहाँ की गवर्नमेंट को एग्जाइल में जगह नहीं देंगे, जब तक उनको किसी प्रकार की मॉरल सपोर्ट दें, हम नहीं चाहता मैं कि हथियार की तरह पाकिस्तान की तरह करें, मगर वहाँ से हमने कुछ किया ही नहीं सिवाय बातचीत करने के। मॉरल सपोर्ट से काम नहीं चलेगा। बांग्लादेश के अंदर भी 1964 से लेकर 1971 तक हमने बहुत कुछ काम किया था जिसको कि दिखाई नहीं दिया था। इसी प्रकार से रिजल्ट लाने के लिए हमें बहुत कुछ काम करना है। वहाँ पे सिंध में बगावत हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बगावत हो रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर जो शिया लोग हैं वो तड़प रहे हैं क्योंकि उनको माइनॉरिटी में लाया जा रहा है, उनके ऊपर अपना जो सुन्नी है उनको थोप रहे हैं अपना वहाँ पे बिल्कुल। सबसे ज्यादा अत्याचार तो शियाओं के साथ सबसे पहले हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि हमने कुछ जब तक ग्राउंड के ऊपर नहीं किया तो बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान कर रहा, हमें क्या सर्टिफिकेट मिल गया कि हमने अच्छा किया पाकिस्तान के साथ? हमने रिटेलिएट नहीं किया। बिल्कुल। पाकिस्तान का क्या कर लिया? पाकिस्तान से क्या सर्टिफिकेट की अपेक्षा है? और डिप्लोमेटिक की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक हर एक आदमी का, हर एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है, किसी के साथ स्ट्रेटेजिक संबंध है। चाइना नहीं करेगा, यूएसए नहीं करेगा क्योंकि यूएसए को रास्ता चाहिए अपना नेटो सप्लाईज के लिए कराची से लेके काबुल तक। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हमें तो बेहतर यही है कि उसका जवाब उसी कड़ाई से दिया जाए जिससे कि वो सोच भी ना सके कि हो क्या गया हमारे साथ, तब उसको शकल आएगी। बिल्कुल। बख्शी जी देखिए, मैं मेरे दोनों ब्रिगेडियर साहब और आरपी सिंह साहब और ब्रिगेडियर मिश्रा साहब दोनों कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इस सारी गेम के अंदर दो एक्शन हैं, एक इमीडिएट एक्शन और एक सब्सिक्वेंट कंटिन्यूअस एक्शन, लॉन्ग टर्म एक्शन, जो लॉन्ग टर्म है। इमीडिएट एक्शन में तो आपकी आर्मी को स्ट्रेट अवे पाकिस्तान आर्मी को न्यूट्रलाइज करना होगा। आपके पास आर्टिलरी है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, पिनाका, ग्राड, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर, आपके पास सारा का सारा सामान है। और पीओके आपका है, आप कहते हैं पीओके आपका है, तो आप में इतना करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, अगर हमारा है तो हम लेंगे, और आप अपनी आर्मी को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर कर दीजिए। सब्सिक्वेंट एक्शन जो कंटिन्यूअस है वो ये है, बलोचिस्तान, पख्तूनवा, सिंध, उसमें आप जो है अपहीवल शुरू कर दीजिए। वो लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, पर आपको मिलेंगे बड़े परमानेंट, तो वो भी बहुत जरूरी है। ये दोनों एक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। जब तक हम कंटिन्यूअस एक्शन नहीं करेंगे और हम आर्मी के एक्शन से शर्माएंगे, बिलीव यू मी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। जब तक आप आर्मी के एक्शन से नहीं स्टार्ट करेंगे, बात बनेगी नहीं। और यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती कि किसी तरीके से हम आर्मी को ऊपर उठने दें और आर्मी को इतनी फ्रीडम दे। ये सारी की सारी इंटरनल प्रॉब्लम इंडिया की है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान की जगह होता और मेरे को ऐसी स्थिति मिलती तो मैं 5 गुना और अत्याचार करता हिंदुस्तान पे। तो पाकिस्तान अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमारी ड्यूटी है कि पाकिस्तान को नेस्तानाबूद करने के लिए ये कदम उठाए और अपनी आर्मी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे। देखिए, जनरल रावत कहते जा रहे हैं, ठीक है, हम इज्जत करते हैं, हम वेट कर रहे हैं क्या होगा, हम देखना चाहते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ ऑफिस एब्सोल्युटली क्लियर कर दे। और इसके लिए साहब, देयर विल बी अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट। वो नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहती? आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहेगी कि ये स्टेप्स उठाए जाएं। उसको दूर करने के लिए आपको थर्ड स्टेप है, जो एक्सट्रीमली लॉन्ग स्टेप है, वो भी इमीडिएट होगा कि आप तबादला लाइए अपनी इंटरनल मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स को पास में लाइए इकट्ठा विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और सीडीएस का इंट्रोडक्शन करिए। आर्मी को तब मौका दीजिए, फिर देखिए क्या बदलाव आता है। जब पॉइंट ऑफ रिपोर्ट आर्मी सीडीएस से डायरेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर होगा और सारे ब्यूरोक्रेट्स अलग हो जाएंगे, तब ब्यूरोक्रेट हमारे काम को फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अभी वो फिल्टर करते हैं, आप कुछ भी कहिए, और इसलिए सेना के देश की सीमा पर जो बंदूक लेकर खड़ा है, अनुभव कर चुका है, वहां जाता है, वो व्यक्ति अगर डिसीजन में है तो निश्चित तौर पर उसका असर होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए पाकिस्तान का, उस पाकिस्तान का जो हमको केवल ना सीमा पर, सीमा के अंदर खेल में किसी भी प्रकार के विषय में हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ता, धोखे का मौका नहीं छोड़ता। जहां जहां संभव होता है, भले इंटरनेट की साइट हो या प्रत्यक्ष लाइन ऑफ कंट्रोल हो, सब जगह पर हिंदुस्तान के तमाम प्रतिष्ठानों पर अटैक करने का मौका ना छोड़ने वाले पाकिस्तान के कितने पापों को हम माफ करेंगे? आखिर ये कभी ना कभी हिसाब हमको चुकता करना होगा और इसलिए हिंदुस्तान मांग कर आए कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। क्या कहना है आपका? आप भी कॉल करके अपनी बात को कह सकते हैं। sudarshannews.com इस साइट पर आप अपनी बात को कहेंगे, जिसको हम यहाँ स्क्रॉल पर चलाएंगे और साथ में फेसबुक पर लाइव चल रही शो पर भी आप कमेंट कर सकते हैं विदाउट एडिट। आपकी प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ पर दिखाएंगे। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, ये मुझे कहना है, कश्मीर में पाक शहर में 2 सैनिकों की सर काटे। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का आप रास्ता अपनाएं। पाक एसआई के खरीदे नौकर से कश्मीरी युवा मुस्लिम गुंडे पत्थरबाज, वकील जेएनयू के गुंडे प्रोफेसर, मुस्लिम मौलवी और निर्भया कांड के ड्रामेबाज। उधर सेना यदि किसी पत्थरबाज को अपनी गाड़ी पर बांधती है तो पथराव रोकने के लिए सेना को बदनाम करने वाले सैनिकों की मौत का सौदा करने बेस्ट देशद्रोही मीडिया के एंकर व बॉलीवुड वाले से महेश भट्ट, करण जौहर, सब देशद्रोही को देशभक्त बनाने के लिए हमें वंदे मातरम गीत फैलाना होगा। गांधी ने वंदे मातरम गाया था, तो वंदे मातरम का विरोधी गांधी विरोधी होगा, तो नाथूराम गोडसे का विरोध भी नहीं कर सकता। यदि मीडिया के एंकर में नैतिकता है तो आतंकवादी समर्थक जेएनयू की लेडी प्रोफेसर निवेदिता मेनन को जेल भिजवाए और लेडी वकील शबनम लोन को भी। धन्यवाद। तमाम बातें कॉलर और भी कहना चाहते हैं। हम जानते कि बहुत गुस्सा है, आखिर बात देश की जो है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर जी, इंडिया का सेना दुनिया का सबसे चौथा सेना है, बड़ा सेना। हमारे पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, फिर भी हम लोग हमारे देश में हमारे सेना के साथ ऐसा हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज का डेट ऐसा है जो हम लोग को टीवी देखने में भी प्रॉब्लम होता है। 125 करोड़ की जनता और इतनी बड़ी सेना और दुनिया की सबसे बड़ी सेना, बहुत शर्म होता है सर जी। बिल्कुल। बीडी मिश्रा जी, जो बात इस कॉलर ने अभी कही है कि इतनी बड़ी हमारी सेना है, देश का प्रधानमंत्री भी इतना अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें उनके नीयत पर कोई भी सवाल नहीं है, सेना की क्षमता पर भी कोई सवाल नहीं है। ऐसा होते हुए भी आखिर क्या कारण है कि हम एक्शन नहीं ले पा रहे? ठीक है, टीवी पे डिबेट पे वो आके अब हम फलानी चीज़ करें, रोज अपडेट नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में कई मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन आखिर कब? बड़ा साफ सवाल है। आपकी कंट्री एक जमहूरियत है, लोकतंत्र है, यहाँ पर पार्लियामेंट बैठती है। मुझे अफसोस होता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे, राहुल गांधी जैसे, सीताराम येचूरी जैसे और तमाम राज्यसभा में बहुत और भी लोग हैं, उनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, गिनाने लगूँ तो काफ़ी लगेगा। ये लोग क्या कहते हैं वो डायरेक्ट एक चेक है, एक स्टॉप है, एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बेड़ी है हमारे देश के सेना को या हमारे देश के जो नेता हैं उनको काम करने के लिए, जो सरकार में बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि जब जेएनयू का मामला हुआ था तो वहाँ पर कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय सेना जो कश्मीर में है सभी रेपिस्ट हैं, जबकि फैक्ट ये है कि रेप का कोई भी एफआईआर किसी भी भारतीय फौजी के खिलाफ श्रीनगर के किसी भी थाने में नहीं है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई झूठा भी औरत रेप का एक शिकायत लेके जाए तो कोई भी दरोगा ऐसा नहीं है कश्मीर में जो कहे कि मैं नहीं बचाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। तो जब देश आपका इतना इंटरनली डिवाइडेड है, जब आपके जो नेता बैठे हुए हैं जो कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर उसी कश्मीर के रह चुके हैं, अगर वो लोग कहेंगे कि ये छोटे बच्चे हैं, पेलेट गन से इनका हो रहा है, तो कहां किसके ऊपर बेड़ी लगा रहे हैं? बेड़ी उन लोगों के ऊपर लगा रहे हैं जो वाकई समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं। और दूसरा मैं एक और बता दूं, यह जो पेलेट गन है यह पिन पॉइंट वेपन नहीं है। यह पेलेट के से आंख पर नहीं निशाना जाता है।
पेलेट से किसी के सिर पर निशाना नहीं जाता है, यह एक स्प्रिंग वेपन है और यह हादसे में होता है कि किसी के आंख में लग जाए। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं एमपी जो सपोर्ट कर रहे हैं अलगाववादियों का, जो कश्मीर में अराजकता का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है, ये इस बात को इस तरीके से तूल देते हैं कि भारतीय सेना के मनोबल पर डायरेक्ट आघात होता है। अब आप देखे हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान वहां पर नहीं, अच्छा, वो जो बुलेट जिसको लगती भी है, प्लास्टिक की गोली जिसको लगती भी है, वो कोई मंदिर जा रहा है या दूध लाने के लिए जा रहा है ऐसा तो नहीं है, वो तो सेना के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए आ रहा है। तो उसमें गोली कौन सी चला है, किसको पूछने क्या जरूरत है? नहीं, उसमें नहीं, इनकी एलिबाई है, इनके बहाने हैं। कहते हैं वो छोटी लड़की 11 साल की थी, वो छोटी लड़की 11 साल की थी। वीडियो और फोटो के प्रूफ है कि वो 11 साल तो ज्यादा है। आप देखिए एक कतार से लड़कियां फेंक रही हैं। तो ये लोग जब इस बात को कहते हैं तो इनको ये नहीं होता कि भारत की सिक्योरिटी, भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सॉवरेनिटी, ये इसके भी कोई मायने हैं। अगर आपके यहाँ ऐसे राजनेता रहेंगे तो ये बात कॉन्टिन्यूअस रहेगी। आपकी आर्मी चाहे बहुत ही स्ट्रांग है, ये चाहे नहीं, सर्टेनली स्ट्रांग है, आपकी लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सुनिए बाकी लोग क्या कहते हैं। हाउस वेल ऑफ द हाउस में उनके रास्ते में रोडे अपनाने के काम करने वालों की लिस्ट तो बड़ी लंबी है। बख्शी जी, देखिए ऐसा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करेगी कि चाइल्ड वॉरियर क्या है और ये जो ह्यूमन शील्ड क्या है, ये ह्यूमन शील्ड और चाइल्ड वॉरियर एक जिनीवा कन्वेंशन में एक बहुत ही सीरियस मामला है। और ये देखिए, इनको चाइल्ड वॉरियर्स को का मतलब ये है कि लड़ाई आप दुश्मन से कर रहे हैं और ये लोगों को, सिविलियंस को, बच्चों को बीच में लगाते हैं ताकि आपकी आर्मी का ऑपोजिशन कर पाएं। बिल्कुल, जिनीवा कन्वेंशन कहता है जब आप फाइटिंग कर रहे हैं और आपकी ऑपोजिशन हो रही है फिजिकल, आपके ऊपर फिजिकली रोका जा रहा है आपको लड़ने से, तो वो सिविलियन आपका टारगेट, वो एनिमी बनता है। हाँ, आप एज अ कमांडर उसको किस तरीके से नेस्तानाबूद करें, क्या अपनाएं, प्रोफेशनलिज्म दिखा के आप उसको बिल्कुल जान से ना मारें, बट उसको अपना न्यूट्रलाइज करके उसको परमानेंटली कैप्चर कर लें, ये ज़रूरत है। और जो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, ह्यूमन शील्ड बनाने का मतलब है कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ें या फिर लोग वॉलंटियर करके सामने आए। जब वॉलंटियर करके सामने आ रहे हैं इसका मतलब आप दुश्मन का साथ 700 रुपए में आ रहे हैं। 700 रुपए में तो ये वॉलंटियर नहीं है, ये बहुत कमाई है, बहुत अच्छी बड़ी कमाई है इन लोगों के लिए। और उनके फाइनेंस कौन कर रहा है, उनको लीड कौन कर रहा है, उनके स्लीपर सेल्स कहां हैं, ये सारा का सारा गवर्नमेंट इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए। दुख की बात यह है हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम बड़ा कमजोर है और उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये जो बात मैं आपको अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं करी, हमारी फोर्सेस में, यानी कि आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोहेजन और कोऑपरेशन नहीं है। वहाँ पे मुंह दिखाई के लिए कहते हैं हम एक ही हिंदुस्तान के फोर्सेस हैं, वो कहते हैं हम होम मिनिस्ट्री के हैं, हम डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं। हमने तो यहाँ तक लोगों को सुना है कमांडर्स को कहते हुए, अगर उनको बटालियन को मूव करने के लिए किया जाता है तो पैरामिलिट्री कमांडर कहता है ओवर माई डेड बॉडी। मतलब ये है कि जब आपकी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और फिर अपनी जनता को बताइए, बहुत टाइम हो गया, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई क्यों हैं, किस लिए बनाई थी, कौन सा डर था आपको कि आपने ये क्रिएट करी। ये आपको सबसे बड़ी हमारी गलतियां हैं, हम अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हम कब तक रोते रहेंगे, हमारे को जब तक अपने को सुधारेंगे नहीं तब तक मैं आपको लिख के कहता हूं, आप अगले 50 साल यही करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान धोखे पर धोखे देता रहेगा। क्या है अब तक के पाकिस्तान के कुछ प्रमुख धोखे, इस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हर बार पाकिस्तान भारत को कुछ ना कुछ दर्द जरूर दे गया, लेकिन हमारे राजनेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वो नेहरू हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा हो या अटल बिहारी वाजपेयी, हमारी सेना ने युद्ध तो हमेशा जीता, लेकिन बातचीत की मेज पर हमारे नेता हमेशा हार गए। ऐसे में पाकिस्तान के हौसले हमेशा बुलंद बने रहे। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा जमा लिया। नेहरू ने पाकिस्तान से गुलाम कश्मीर वापस लिए बिना ही संघर्ष विराम घोषित कर दिया।
यही नहीं, नेहरू मामले को यूएनओ भी ले गए। 1965 में अयूब खान ने कश्मीर पर फिर हमला कर दिया। भारत की सेना ने 1965 में कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी कब्जा जमाया। संघर्ष विराम लागू होने के बाद भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया, जबकि भारतीय सेना लाहौर पर तिरंगा फहराने को तैयार थी। 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन शिमला समझौते के वक्त इंदिरा गांधी जीते हुए युद्ध को हार गई। 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान ने करगिल में युद्ध छेड़ दिया। भारतीय सेना ने आतंकियों की वर्दी में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। 1999 में भारतीय सेना के विमानों को एक बार फिर सीमा पार करने की इजाजत नहीं मिली। अगर तभी गुलाम कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता तो आज हम इतने सेना के जवानों को नहीं खोते। 2001 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय संसद पर हमला कर दिया। भारतीय सेना को देश की सरकार ने एक बार फिर सीमा पार नहीं करने दिया। 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी करतूतें दिखा दी। मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। पठानकोट के सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डे पर एक बार फिर हमला हो गया। पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई करने की बात करके भारत को फिर ठेंगा दिखाया। अब कश्मीर में सेना के कैंप पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 17 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन क्या अब भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कारण पर डालते हैं, देखिए। पाकिस्तान की हर बार धोखा देने वाली हरकतें। एक बार पाकिस्तान बातचीत करने की बात करता है तो दूसरी ओर पीछे से भारत की पीठ में छुरा भोंक देता है। चाहे वो आजादी के तुरंत बाद जिन्ना की हरकतें हों या फिर अयूब खान की या फिर मुशर्रफ की, अब नवाज शरीफ ने भी वही शुरू कर दिया है। सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करके पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ता है। करगिल युद्ध के समय भी पाकिस्तानी सेना ने भारत के सैनिकों के साथ बर्बरता की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने कई बार भारत के सैनिकों के पार्थिव शरीरों के साथ बर्बरता की है। पाकिस्तान विदेश नीति के तहत आतंक का सहारा लेता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार अपनी विदेश नीति में आतंकवाद को शह देते हैं। अफगानिस्तान और भारत पाकिस्तान के आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को सह दे रहा है, तो भारत में कश्मीर के अलगाववादी आतंकियों को पाकिस्तान पैसे और हथियार मुहैया कराता है। दुनिया की हर आतंकी घटना से पाकिस्तान के तार जुड़ते हैं। दुनिया में जहां भी आतंकी हमला होता है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए कहीं न कहीं पाए जाते हैं। इससे साबित होता है आतंकवाद की जड़ कहीं न कहीं पाकिस्तान में ही है। ऐसा माना जाता है दुनिया के खूंखार आतंकी पाकिस्तान में ही छुपे बैठे हैं, ओसामा की तरह। पाकिस्तान भारत को तोड़ने के सपने देखता है। पाकिस्तान अपने आतंकी संगठनों के जरिए भारत में कई तरह के ऑपरेशन चला रहा है। इनमें से गजवाए हिंद प्रमुख है। जिहादी तत्वों को पाकिस्तान में बताया जाता है कि भारत को जीतने वाला भारत पर राज करेगा, इसलिए भारत को तोड़ने की साजिश अब आपका धार्मिक और जिहादी उसूल है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ, मैं राजेश सोनी लुधियाना पंजाब से। बोलिए राजेश जी, काफी दिनों बाद यहाँ से कॉल नहीं लगती सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मीडिया के द्वारा जो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो वहाँ की सरकार के अंडर काम नहीं करती, बल्कि सरकार आर्मी के अंडर काम करती है। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपका चैनल पाकिस्तान में अगर कोई वहाँ आर्मी का सुन रहा होगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर इंडियन आर्मी ने आपकी तरह काम करना शुरू कर दिया, 48 से 72 घंटे अगर दिल्ली को भूल गए, तो 48 से 72 घंटे के बाद इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएगा। खैर, हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इसके पक्षधर नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक, जिम्मेवार और ऐसे देश है जिसका उदाहरण बाकी देश लेते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के बारे में हमारी जो नीति रही है, इस नीति पर सवालिया निशान खड़ा होता है। सरकार किसी की भी हो, तमाम सरकारें आई गई। मोदी जी के आने के बाद गोलाबारी में तो छूट दे गई, लेकिन हमले में कमी है। ब्रिगेडियर मिश्रा जी से ही फिर मैं शुरू करता हूँ। मिश्रा जी, जो बात कॉलर कह रहे,
खैर हम इसका समर्थन तो नहीं कर सकते, हंसे तो आप भी हैं, मैं भी हूं और भी कई कॉलर हंसे होंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान के बारे में किन महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जो टीवी पे डिस्कस किए जा सकते हैं, आप लोगों के रूल रेगुलेशन में नहीं आते हो, जिस कारणों से ये सब हो रहा है, जो आगे नहीं एक्शन नहीं हो पा रही? पाकिस्तान की तरफ से ये हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ की आर्मी का वजूद यही है और यहीं तक है और तब तक ही होगा जब तक पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सुधरेंगे नहीं, बिगड़े रहेंगे। जिस दिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे उस दिन पाकिस्तान की आर्मी का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है और ये वेस्टेड इंटरेस्ट मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जो वहाँ के चीफ थे, जिसको डिपोज करके फील्ड मार्शल अयूब खान वो बने थे वहाँ के डिक्टेटर, तब से शुरू हुआ है और आज तक है। चाहे आर्मी पावर में हो या कोई सिविल गवर्नमेंट पावर में हो दिखावे के लिए, लेकिन वहाँ पर जो रिटन लॉ है वो ये है कि अमेरिका, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इनके तीन के बारे में गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो रावलपिंडी से पूछ के लेगी। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, पाकिस्तान उनका जो दो हिस्सा हो गया है, जो उनको तोड़ दिया गया था, आर्मी वहाँ की आर्मी इस बात को भी अपने डीएनए में बैठा लिए है कि हमको इंडिया को तोड़ना है। और तीसरा, वहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य है, बाहुल्य क्या 99% है, जो मुस्लिम देश 99% है, वहाँ पर अभी न्यूज़पेपर में आया कि एक हिंदू पकड़ा गया ब्लास्फेमी के लिए, उसको लटका देंगे, उसकी फांसी हो कम से कम। तो वहाँ पर जो मुस्लिम बाहुल्य है उनको एक सिंपैथेटिक ग्राउंड मिल गया है, ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया है, फर्टाइल ग्राउंड मिल गया है कश्मीर में, और उसका वो फुल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। और वहाँ पर चूंकि रिस्पांस उनको बड़ा अच्छा मिल रहा है, इसलिए भी ये काम चल रहा है। तो ये तीन मेन कारण हैं जिसके वजह से पाकिस्तान ये कर रहा है। आरपी सिंह जी, आप परिणाम क्या देखते हैं? अगर ऐसा चलता रहा, जल्दी कुछ नहीं हुआ तो क्या परिणाम होगा? परिणाम तो घातक होंगे, मगर मैं मिश्रा जी की बात में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान का इस्लामीकरण 1949 में 12 मार्च को शुरू हुआ था, जबकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। उसी टाइम पे, क्योंकि प्रिंसिपल जो इस्लाम के हैं वो थोड़े बड़े ख़तरनाक हैं। आपको याद होगा, अगर बैटल ऑफ बदर में मोहम्मद प्रॉफिट साहब ने बॉडीज़ को म्यूटिलेट, अपने दुश्मन की बॉडी को म्यूटिलेट करने का हुक्म दे दिया था, तो म्यूटिलेशन के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारा बेवकूफ़ी है, हमारी बेवकूफ़ी है, बदतमीजी, मतलब वो जितनी करते रहेंगे हम उतना ही सहते रहे हैं, ये इसका कारण यही है। दूसरा बात यह है कि हम तो उनसे वफ़ा की उम्मीद कर रहे हैं जिनको वफ़ा मान, ये नहीं जानते वफ़ा क्या चीज़ है। कैसे हम बार बार उस पीठ पे छुरा घुपा रहे हैं, कैसे वो हमारे को हमला कर सकते हैं बार बार, जब हमें पता है कि उनकी नीति ये है। पहली बात तो ये, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन जो हैं पाकिस्तान की नेचर को समझते ही नहीं हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि क्या उनका नेचर है। नेचर ऑफ इस्लामिक कंट्री इज़ टू फिनिश इंडिया by hook and crook, by any sort of tactics or strategy। अब इसको कैसे काउंटर कर रहे हैं उसके लिए हमें बताना पड़ेगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि इसके अंदर हम घुस के एक नया फ्रंट खोलें। पाकिस्तान की आर्मी आज दो फ्रंट के ऊपर बैठी है। एक तो उत्तर की ओर अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उन्होंने एंगेज किया हुआ है, दूसरा इंडिया के खिलाफ कश्मीर में बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है। उसके पास बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जगह नहीं है। अगर पख्तूनिस्तान में और या पख्तूनख्वा 4-5 फ्रंट अगर खुल जाते तो नेचुरली वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा। हमें आर्मी में कोई बड़े एक्शन करने की जो आवश्यकता नहीं है। हाँ, आर्मी को जो अपना काम है वो करना है, बॉर्डर LC के बॉर्डर के ऊपर हमें बिल्कुल चौकस रहना है, और उनके कैजुअलिटी अगर एक आती है तो हम 10 कैजुअलिटी करने के में क्षमता है हमारी, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि उसको हुक्म नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से, तो कहाँ से कर सकते हैं आर्मी को, तो बल्कि आजकल चूड़ियाँ पहनाई जा रही है किस्म से। एक बार मैं ऐड करना चाहता हूं एक बात, जो पाकिस्तान का डिप्लॉयमेंट है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, वो इसलिए है कि अमेरिका से पूरी एड, इसलिए इसके ही वजह से आ रही है पाकिस्तान को, उनके पूरे वेपन सिस्टम आ रहे हैं कि ये टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं। जबकि अमेरिका को जैसे पहले बेवकूफ बनाया था वैसे अभी बेवकूफ बना रहे हैं। और अमेरिका चूंकि भारत के इतना खिलाफ है कि वो इसको एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल बख्शी जी, देखिए, सारी की सारी बात तो ये है
कि पाकिस्तान की जो स्थिति है हमको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट, रशिया का डायरेक्ट सपोर्ट का मतलब है रशिया वहां पे पीओके में एक्सरसाइज करने को तैयार हो गया था। रशिया इज रेडी टू गिव ऑल द लीडिंग एयरक्राफ्ट टू पाकिस्तान, उसके साथ तिजारत की बात कर रहा है। और अमेरिका सिर्फ लिप सर्विस दे रहा आपको। अमेरिका का खास इंटरेस्ट है, रशिया का खास इंटरेस्ट है इस रीजन में, जो कि अफगानिस्तान और पाक एरिया में 200 साल पहले ग्रेट गेम के तहत था। अभी भी वो उस एरिया को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि CAR रिपब्लिकन उस साइड में अगर आधिपत्य फैलाना है तो इस एरिया से जाएंगे। तो पाकिस्तान अपनी इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। और चाइना ने 49 बिलियन 50 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी लगा दिए हैं वहां पे CPEC और कॉरिडोर और काराकोरम हाईवे में। तो पाकिस्तान की जो स्थिति इस समय मिलिटरीली बहुत मजबूत हो गई है। हालांकि लॉन्ग टर्म में उस CPEC का क्या खामियाजा होता है पाकिस्तान बाद में भुगतेगा, पर एट द मोमेंट गदार पोर्ट ले लीजिए, उसके बाद में अवंतोता श्रीलंका में, बांग्लादेश में, बर्मा में, हर जगह उसको पोर्ट्स मिल रहे हैं। मालदीव आइलैंड्स तक में चाइना उसको पोर्ट्स दे रहा है, पाकिस्तान पोर्ट दे रहा है। आपको घेर लिया है चाइना और पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लुएंस में, अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस में। बिल्कुल, और इसलिए जो एक्शन होगी वो भी कैलकुलेटिव होगी। बिल्कुल आपको घेर चुकी है। इस समय आपकी नीतियां फेल हो गई हैं, ये कारण है सारा का सारा। हम क्यों नहीं मानने की कोशिश करते? जब तक हम इस नींद से नहीं उठेंगे तब तक आपको कोई भी नहीं संभाल सकता। और इन्हीं नीतियों के कारण, और फिर उसके बाद में पाकिस्तान को सारे में आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं। आपकी आर्म्स की स्थिति क्या है ये क्यों नहीं हम बोलते? आपके पास 2 हफ्ते का लड़ने का रिजर्व नहीं है, आप किससे लड़ाई करेंगे? अगर गलती से 2 फ्रंट खुल गए, गलती से, मैं नहीं कहता खुल जाएंगे, पर चाइना नहीं चुकेगा, पाकिस्तान नहीं चुकेगा, आप क्या करेंगे उस समय? आपके टैंक्स खड़े हो जाएंगे स्पेयर पार्ट्स के लिए, एयरक्राफ्ट खड़े हो जाएंगे ब्रेक पैड्स के लिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उस समय आप क्या करेंगे? आप एक ऑनेस्ट राइफल नहीं बनाते हिंदुस्तान में। किस बात पे हम गरजते हैं? तो प्रॉब्लम यह है, और हमारी गवर्नमेंट को पता है, इसीलिए वो पुसी फुटिंग करती है, इसीलिए वो फूक फूक के कदम उठा रही है। बीडी मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, शायद इतनी बुरी हालत नहीं है हिंदुस्तान की, शायद हमारी आर्मी इतनी गड़बड़ नहीं है, शायद हमारा लीडरशिप इतनी गड़बड़ नहीं है, शायद हम इतनी घोर निद्रा में नहीं हैं। हम ये मान के हम चलेंगे कि जो भी कंडीशन है ये इसके बारे में लोग अवेयर हैं। उनसे तो बेटर हैं, उनसे लड़ने के लिए तो बेटर है। नहीं, वो बात नहीं है, बात अलग सी है। बात यह है कि जितनी परिस्थितियां हैं इसकी जानकारी है, इस पर काम हो रहा है। और अगर हम आज यही मान के बैठ जाएं हम टीवी डिबेट पर कि भाई कुछ नहीं, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो कोई भी टीवी पर यह ना कहे कि हम पाकिस्तान को अटैक करते हैं। देखिए सुनिए, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, सॉरी आरपीसी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम खुद एडमिट नहीं करेंगे हमारी गलतियां क्या हैं और अपनी बढ़ाई करते रहेंगे, तब तक हम अंधेरे में रहेंगे। टीवी में एडमिट करने का मतलब यह है कि अब तो आंख खुल जानी चाहिए। आप वॉर फुटिंग पे कदम उठाइए। मोदी साहब ने और गवर्नमेंट ने अच्छे कदम उठाए हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ऑफसेट अरेंजमेंट्स हैं, हम फॉरेन कंपनीज को बुला के अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बात वहां पे है। अगर अगले 6-7 साल हम निरंतर काम करते रहें और अगले 6-7 साल अपनी डिप्लोमेसी से हम अपने को इस तरीके से सेफ सिचुएशन में रखें कि हमें लड़ाई में ना जाना पड़े, तब आप देखेंगे आपकी स्थिति कहां पहुंचती है। अगले 6 साल तभी काम कर सकते हैं अगर मोदी फिर आएंगे तो, अगर नहीं आएंगे तो फिर रिवर्स में जाएंगे। आरपी सिंह जी, लास्ट कमेंट। देखिए, इतनी बुरी स्थिति नहीं है, मैं कहता हूँ स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने तकरीबन पूरे बॉर्डर एरिया देखे, चाइना, पाकिस्तान, हमारे पास इतना एम्युनिशन है कि 3 महीने तक आइसोलेटेड पोस्ट लड़ सकती हैं। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। इसी प्रकार से पिछले 3 साल के अंदर जितना के आर्म्स का परचेज हो रहा है, जितनी इक्विपमेंट को खरीदा जा रहा है, जितना अपडेट हो रहा है, इतना कभी पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। इवन 71 में भी इतना नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो बेसिकली इन्फेंट्री की वार थी, लड़ाई टैंक वैंक की लड़ाई नहीं थी, एयरफोर्स का ज़्यादा रोल ईस्ट पाकिस्तान में नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि ऐसा हो जाएगा, ग्लूमी पिक्चर है। मैं
विद ड्यू परमिशन पिक्चर तो पिक्चर है, आप ग्लूमी मानिए और मैं उसका सच मानता हूँ। 2 हफ्ते से ज्यादा रिजल्ट नहीं है। हम ये क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, देश से जुड़ा है और ये देश का इससे आत्मविश्वास कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी सरकार से इसका असली आंकड़ा जो कि टीवी पर बताने की पॉलिसी का होगा आपके सामने जरूर लाएंगे। मैं तीनों अतिथियों का और तमाम वो सारे दर्शक जो अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, हमारे सोशल मीडिया के मित्रों का, नेटिजन का, सबका आभारी हूँ आज के इस कार्यक्रम में योगदान के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।